केरल के घने और ठंडे जंगलों के बीच एक सुनसान रास्ता है जहां अक्सर धुंध इतनी गहरी उतर आती है कि इंसान अपनी उंगलियों के बीच का रास्ता भी नहीं देख पाता। उस रास्ते की बसा है एक स्टेशन थुम्बी। यहाँ दिन में कुछ नहीं दिखता और रात में विशेषकर 2:45 पर पूरा वातावरण बदल जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं जो इस समय प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है वह कभी लौट कर नहीं आता। उनका कहना है कि अजनबी ट्रेन आती है, लेकिन यह ट्रेन कोई आम रेलगाड़ी नहीं। इसकी खिड़कियों से कोई इंसानी चेहरा नहीं दिखता। इंजन से निकलती धुंध जैसी आहें सुनाई देती हैं और जो लोग इसमें चढ़ते हैं उन्हें शरीर सहित निगल लिया जाता है। हालांकि दिन में प्लेटफॉर्म पर सब सामान्य लगता है। चाय वाला अपनी दुकान समेटता है, स्टेशन मास्टर कुर्सी पर झुका रहता है, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां 2:45 पर पहुंचती हैं, सभी गायब हो जाते हैं और उसी समय ट्रेन आती है। विष्णु और तारा उस दिन घर से भाग कर आए थे। तारा ने अपने बैग में सिर्फ कुछ कपड़े और मां की दी हुई चांदी की चेन रखी थी। विष्णु की दाहिनी हथेली पर जला हुआ निशान अभी भी था, एक निशान जो हर बार उसे अधूरी यादें दिखाता था। जैसे ही घड़ी 2:45 हुई, हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई, पक्षियों की आवाज गायब हो गई, पेड़ जैसे सिहर उठे और प्लेटफॉर्म पर हर इंसान और जानवर गायब हो गया। तारा ने विष्णु का हाथ कसकर पकड़ा। ये क्या है? लेकिन विष्णु भी जानता था कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ रात की खामोशी में संभव है। दूर से धुंधली आवाज आई, जैसे लोहे के पहिए घिसट रहे हों, लेकिन यह आवाज किसी सामान्य ट्रेन जैसी नहीं थी। जैसे सैकड़ों आत्माओं की चीखें हवा में गुल रही हों। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसकी खिड़कियों से अजीब चेहरे झांक रहे थे, कुछ अधूरे थे, कुछ बिना आंखों के, और हर किसी की नजर सिर्फ विष्णु और तारा पर थी। ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुला। हवा में गंध फैली, पुरानी आग, सड़े फूल और जमी धूल की सड़ी खुशबू। विष्णु ने देखा डिब्बों में सैकड़ों अधूरी आत्माएं थीं। उनकी आंखों में खालीपन था, लेकिन चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। ट्रेन की सीटों पर सिर्फ शादीशुदा कपड़े पहने लोग थे, जिनकी शादी अधूरी रह गई थी, जिनकी जान यहां फंसी हुई थी, और अब वे नए शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तारा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन शब्दों में दम था। विष्णु ने उसे कसकर पकड़ा। सिर्फ मेरे हाथ छोड़ो मत, उसने कहा। ट्रेन की घंटी बज रही थी, धीमी मगर डरावनी, और ट्रेन के अंदर से आवाज आई, एक जाएगा, एक बचेगा, दूल्हा निर्णय लेगा। विष्णु ने जले हुए निशान को महसूस किया। वो अब सिर्फ निशान नहीं था, बल्कि शक्ति बन चुका था, जो उसे या तारा को बचा सकता था या हमेशा के लिए खो सकता था। तारा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। हम साथ हैं, उसने फुसफुसाया। ट्रेन के डिब्बे की तरफ पहला कदम रखते ही अधूरी आत्माएं घुसकर उसे घेरे। ट्रेन के डिब्बे की ओर जैसे ही विष्णु ने पहला कदम बढ़ाया, प्लेटफॉर्म की जमीन अचानक नरम हो गई, जैसे मिट्टी नहीं, किसी जीवित शरीर पर पैर पड़ रहा हो। तारा ने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज स्टेशन की हवा ने निगल ली। ट्रेन के अंदर से एक साथ सैकड़ों सांसों की आवाज आई, लंबी, थकी हुई, जैसे किसी ने बरसों से दम रोक रखा हो। डिब्बे के भीतर रोशनी नहीं थी, लेकिन अंधेरा भी नहीं था। वहां यादें थीं। जैसे ही विष्णु अंदर गया, उसके दिमाग में एक साथ सैकड़ों दृश्य फट पड़े। शादी के मंडप, जलती हुई अगरबत्तियां, दुल्हनों की चीखें और दूल्हों के कत्ते हाथ। विष्णु घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी हथेली का जला हुआ निशान अब सिर्फ चमक नहीं रहा था, वो धड़क रहा था, जैसे दिल वहीं उग आया हो। दर्द महसूस हो रहा है? डिब्बे के आखिरी सिरे से आवाज आई। विष्णु ने सिर उठाया। वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक आकृति, जिसके बदन पर सैकड़ों शादी के धागे लिपटे हुए थे, हर धागा खून में भीगा हुआ। यह क्या जगह है? विष्णु ने कांपती आवाज में पूछा। आकृति हंसी, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो हड्डियों के रगड़ने की आवाज थी। ये ट्रेन नहीं है, वो बोली। ये एक कब्रगृह है, जहां अधूरी शादियां सरती नहीं, बल्कि बढ़ती हैं। तभी डिब्बे की दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगीं। दीवारों के पीछे लाशें थीं, सैकड़ों, कुछ आधी जली हुई, कुछ बिना चेहरे की, कुछ ऐसी जिनकी छाती फटी हुई थी और दिल बाहर लटक रहा था, अब भी धड़कता हुआ। तारा प्लेटफॉर्म पर थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे ट्रेन उसके अंदर घुस रही हो। उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी, दुल्हन, तू अगली है। उसने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पर अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे छाया की तरह कई औरतें खड़ी थीं। सबने लाल साड़ी पहन रखी थी, सबके गले कटे हुए थे। एक औरत आगे आई, उसके पेट से एक हाथ बाहर निकल रहा था,
जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। हमने भी प्यार किया था, वो बोली, और हमें भी यही कहा गया था, भाग जाओ, शादी कर लो। तारा रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया, औरत मुस्कुराई। यही सबसे बड़ा अपराध है। इधर ट्रेन के अंदर आकृति ने विष्णु की हथेली पकड़ ली। जैसे ही उसने निशान को छुआ, विष्णु की यादें पूरी तरह खुल गईं। उसने देखा वो बचपन में इसी ट्रेन में चला था। उसके पिता को यहीं चीर दिया गया था। मां को इसी डिब्बे में जिंदा जलाया गया था। और उस रात ट्रेन ने विष्णु को छोड़ दिया था, क्योंकि वो अगला वाहक चुना गया था। तू हमारा दरवाजा है, आकृति बोली। तेरे बिना हम बाहर नहीं जा सकते। विष्णु चीखा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, आकृति ने धीरे से कहा, लेकिन तेरे प्यार ने बुलाया है। तभी ट्रेन की छत से रस्सियां लटकने लगीं। हर रस्सी के सिरे पर एक अंगूठी बंधी थी, शादी की अंगूठी, और हर अंगूठी के साथ एक नाम फुसफुसाया गया, तारा का नाम भी। ट्रेन की घंटी जोर से बजी। अब नियम सुन, आकृति बोली। अगर तू तारा को बचाना चाहता है तो तुझे किसी और दुल्हन को उसकी जगह देना होगा। विष्णु का दिल जम गया। और अगर मना किया, आकृति झुकी, तो तारा इस ट्रेन की रानी बनेगी। प्लेटफॉर्म पर तारा के पीछे खड़ी औरतों की आंखें चमक उठीं। उनके मुंह एक साथ खुले और सभी ने एक ही बात कही। ट्रेन के अंदर विष्णु के सामने 3 दरवाजे खुल गए। हर दरवाजे के पीछे एक अलग मौत। ट्रेन के भीतर हवा अचानक भारी हो गई, ऐसी भारी कि सांस लेते ही फेफड़ों में सुइयां चुभने लगे। विष्णु तीनों दरवाजों के सामने खड़ा था। हर दरवाजा अलग था। पहला दरवाजा पूरी तरह शीशे का बना था, लेकिन शीशे के पार खून की धार लगातार बह रही थी। दूसरा दरवाजा लोहे का था। उस पर नाखूनों से खरोंचे हुए निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। तीसरा दरवाजा लकड़ी का था, बहुत पुराना, और उस पर हल्दी और सिंदूर लगा हुआ था। आकृति ने फुसफुसाकर कहा, तीनों में से कोई भी रास्ता तुझे बचाने के लिए नहीं है। सिर्फ यह तय करेगा कि तारा कैसे मरेगी। विष्णु के शरीर में ठंड दौड़ गई। यह क्या बकवास है, उसने चीख कर कहा। मैं किसी को नहीं मारूंगा। आकृति की आवाज अब उसके कान के बिल्कुल पास थी। हर दूल्हा यही कहता है। पहला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक शादी का मंडप था, लेकिन वहां आग जल रही थी। मंडप के नीचे एक दुल्हन बैठी थी। उसकी त्वचा पिघल रही थी, हड्डियां दिख रही थी, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। मेरे पति ने ही रास्ता चुना था, उसने कहा। उसने सोचा कि आग मुझे शुद्ध कर देगी। दुल्हन ने अपनी उंगली दिखाई। अंगूठी अभी भी जमी हुई थी, लेकिन उंगली अब नहीं थी। दरवाजा बंद हो गया। विष्णु लड़खड़ा गया। दूसरा दरवाजा खुला। अंदर एक कमरा था जिसकी दीवारें मानव त्वचा से बनी थीं। बीच में एक आदमी लटका हुआ था, उसकी जीभ कटी हुई, आंखें बाहर निकली हुई। उसने बिना मुंह खोले कहा, मेरी पत्नी ने मुझे चुना था। उसने सोचा मैं मजबूत हूं, मैं सह लूंगा। रस्सी हिलने लगी, हड्डियां टूटने की आवाज आई। दरवाजा फिर बंद हो गया। अब तीसरा दरवाजा बचा था। लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक साधारण कमरा था। कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक पलंग, और उस पर तारा बैठी थी, जिंदा। उसकी आंखें खाली थीं, उसके माथे पर सिंदूर अपने आप उभर रहा था। विष्णु, उसने एकदम सपाट आवाज में कहा, यह ट्रेन मुझे पसंद करने लगी है। विष्णु की रूह कांप गई। तारा, ये तुम नहीं हो। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, तारा की त्वचा ठंडी नहीं थी, वो गीली मिट्टी जैसी थी। अगर तू मुझे चुनेगा, तारा बोली, तो मैं जिंदा रहूंगी। लेकिन उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई, हड्डियां चटकने की आवाज के साथ। मैं इंसान नहीं रहूंगी, आकृति हंसी। ये सबसे आसान मौत है, वो बोली। शादी भी पूरी हो जाएगी और हमें नई रानी मिल जाएगी। विष्णु पीछे हट गया। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तभी प्लेटफॉर्म पर तारा के शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उसके पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ने लगीं। आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई और आत्मा उसके शरीर में जगह बना रही हो। स्टेशन की दीवारों पर पुरानी लिखावट उभर आई, जो दूल्हा फैसला नहीं करता, उसकी दुल्हन सबकी हो जाती है। विष्णु की हथेली का निशान अब जल नहीं रहा था, वो फटने वाला था, खून बहने लगा। और तभी उसे एक और याद आई, उस रात की जब उसके माता पिता मरे थे। उसके पिता ने दरवाजा नहीं चुना था, उसने ट्रेन को ही चुन लिया था। विष्णु की आंखों में एक खतरनाक शांति उतर आई। उसने सिर उठाया। अगर ट्रेन को दुल्हन चाहिए, उसने धीरे से कहा, तो इस बार दूल्हा खुद ट्रेन बनेगा। आकृति पहली बार चुप हो गई। डिब्बे की दीवारें कांपने लगीं।
अधूरी आत्माएं चीखने लगीं, क्योंकि नियम टूटने वाला था। विष्णु ने जैसे ही वो शब्द कहे, इस बार दूल्हा खुद ट्रेन बनेगा, पूरी भूतिया ट्रेन एक झटके में रुक गई। घंटी की आवाज बीच में ही टूट गई। अधूरी आत्माएं जो अब तक चीख रही थी, अचानक चुप हो गई। ऐसी खामोशी जैसी सिर्फ कब्रिस्तान के सबसे गहरे कोने में होती है। आकृति पीछे हटी। पहली बार उसके शरीर से शादी के धागे ढीले पड़ने लगे। ये नियम में नहीं है। उसकी आवाज में डर घुल गया। दूल्हा ट्रेन नहीं बन सकता। विष्णु ने खून से भीगी हथेली उठाई। जला हुआ निशान अब खुली हुई आंख जैसा दिख रहा था। तुमने खुद कहा था, विष्णु बोला, मैं दरवाजा हूं, और दरवाजा चाहे तो बंद भी हो सकता है। उसने अपनी हथेली ट्रेन की दीवार पर रख दी। जैसे ही खून लोहे को छुआ, ट्रेन ने चीख मारी। हां, चीख। पटरी के नीचे से मानव हड्डियों की आवाज आई, जैसे किसी ने सैकड़ों लाशों को एक साथ मरोड़ा हो। दीवारें पिघलने लगीं। खिड़कियों में अब चेहरे नहीं थे, अब यादें थीं। हर खिड़की में एक शादी, हर शादी में एक मौत, और उन सब के बीच एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, तारा। इधर प्लेटफॉर्म पर तारा का शरीर अब उसका नहीं रहा था। उसकी रीढ़ धीरे धीरे बाहर उभर आई, जैसे त्वचा के नीचे कोई और ढांचा तैयार हो रहा हो। उसकी सांस दो नहीं, 4 आवाजों में चल रही थी। 4 आत्माएं उसके अंदर पूरी तरह घुस चुकी थी। एक आत्मा उसके मुंह से बोली, अब हम 4 दुल्हनें हैं। दूसरी आत्मा हंसी, और एक दूल्हा खुद को कुर्बान करने चला है। तारा की आंखों से काला पानी बहने लगा। उसकी उंगलियां लंबी हो गई, नाखून लोहे जैसे। लेकिन उसके भीतर कहीं असली तारा अब भी जिंदा थी। वो अंदर ही अंदर चीख रही थी, विष्णु मत करना, ये सब मेरी वजह से है। ट्रेन के अंदर विष्णु का शरीर अब बदल रहा था। उसकी टांगें धीरे धीरे लोहे में बदलने लगीं। हड्डियां पटरी से जुड़ रही थीं। उसकी रीढ़ इंजन की तरह धड़कने लगी। हर धड़कन के साथ एक आत्मा चीख कर मुक्त हो रही थी। आकृति चिल्लाई, अगर तू पूरा ट्रेन बन गया तो हम सब मिट जाएंगे। विष्णु ने दांत भींचे। दर्द अब इंसानी सीमा से कहीं आगे था। लेकिन उसने देखा, हर मुक्त होती आत्मा के साथ तारा के शरीर से एक छाया बाहर निकल रही थी। एक आत्मा उसके पेट से निकलकर चीखती हुई पटरी में समा गई। दूसरी उसकी आंखों से काले धुएं की तरह निकली। तारा गिर पड़ी, जिंदा, लेकिन बेहद कमजोर। आकृति अब पागल हो चुकी थी। थुम्बी स्टेशन हमने बनाया था, वो चीखी। ये जमीन शादियों के खून से सींची गई है। विष्णु की आवाज अब इंसानी नहीं रही, वो गूंज बन गई थी। और आज यही जमीन तुम्हारी कब्र बनेगी। उसने आखिरी बार तारा की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था, लेकिन होंठ जियो। अचानक घड़ी ने टिक टिक शुरू की। 2:46। पहली बार समय आगे बढ़ा। ट्रेन चीखती हुई अपने आप में सिमटने लगी। आकृति लोहे में दबती चली गई। अधूरी आत्मा एक एक कर मिट्टी में घुल गई, और प्लेटफॉर्म पर तेज हवा चली। सुबह की हवा। सुबह की हवा चल तो रही थी, लेकिन उसमें गर्मी नहीं थी। ठंड, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर बैठ जाए। थुम्बी स्टेशन पर 2:46 के बाद पहली बार सूरज की रोशनी गिरी, पर वो रोशनी साफ नहीं थी, जैसे किसी ने धूप को भी शोक में लपेट दिया हो। प्लेटफॉर्म पर कोई लाश नहीं थी, कोई खून नहीं, कोई टूटी हड्डी नहीं, बस पटरी के बीच एक लंबी काली लकीर, और उस लकीर के बीचों बीच विष्णु की जली हुई हथेली का निशान। अब वो हथेली मांस की नहीं थी, लोहे की भी नहीं। वो निशान सीधे जमीन में धंसा हुआ था, जैसे स्टेशन की आत्मा बन चुका हो। तारा होश में आई तो उसकी आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले अपना गला टटोला। सिंदूर नहीं था, मंगलसूत्र नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर 4 उंगलियों के निशान थे, अंदर की तरफ, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। वो उठने की कोशिश करती है तो घड़ी दिखती है। 2:47 समय चल रहा था, पर स्टेशन अब भी जिंदा था। तारा ने चारों तरफ देखा। जहां कल तक ट्रेन खड़ी थी, वहां अब पत्थर की दीवार थी। दीवार पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे। सिर्फ नाम नहीं, शादी की तारीखें, और हर तारीख के आगे एक शब्द। गायब तारा का नाम सबसे नीचे था, ताजा। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, उसने बुदबुदाया, मैं जिंदा हूं। तभी स्टेशन मास्टर का कमरा खुला। पहली बार उस कमरे से कोई बाहर आया। एक बूढ़ा आदमी, चेहरा झुका हुआ, आंखें नहीं, बस खाली गड्ढे। तू बच गई, उसने कहा, पर पूरी नहीं। तारा पीछे हटी। विष्णु कहां है? उसकी आवाज फट गई। बूढ़ा आदमी पटरी की तरफ देखता है। वो अब यहां है, वो बोला। हर ट्रेन में, हर आवाज में, हर 2:45 में। तारा को अब समझ आया। विष्णु ने ट्रेन को खत्म नहीं किया,
उसने खुद को उससे बांध दिया, एक जिंदा ताला बनकर। जब तक वो है, बूढ़ा बोला, कोई यहां से बाहर नहीं जाएगी। तारा की आंखों से आंसू गिरे। जमीन पर गिरते ही वो आंसू लोहे की बूंद बन गए, दर्दनाक। और मैं? तारा ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। तू उसकी गवाही है। अचानक स्टेशन की दीवारें धीरे धीरे फुसफुसाने लगीं। वो आवाज विष्णु की थी, बहुत दूर से। तारा, अगर कभी ये स्टेशन फिर जागे तो भाग जाना, मेरी तरफ मत देखना। तारा चीख पड़ी, लेकिन आवाज दीवारों में समा गई। सूरज पूरी तरह निकल आया। प्लेटफॉर्म पर अब आम लोग आने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन घड़ी ने फिर हल्की सी टिक दी। 2:45 अभी दूर था। तारा स्टेशन से बाहर चली गई। शादी नहीं हुई, नाम नहीं बदला, लेकिन उसकी परछाई वो एक सेकंड पटरी की तरफ रुकी। और अगर कोई ध्यान से देखता तो परछाई में एक और साया दिखता, एक आदमी का। हाथ जला हुआ, आंखें खुली और होंठ हिलते। अब कोई नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी अगर केरल के ठंडे घने इलाके में थुम्बी स्टेशन पर ठीक 2:45 पर कोई अनजान ट्रेन रुक जाए तो समझ लेना विष्णु जाग गया है। और अगर तुम शादीशुदा हो तो खिड़की से बाहर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस बार ट्रेन तुम्हें नहीं चुनेगी, विष्णु खुद आएगा। अगर ये कहानी तुम्हें एक पल के लिए भी असहज कर गई हो तो इसे लाइक करो। अगर तुम्हें लगता है ये डर किसी और को भी महसूस होना चाहिए तो इसे शेयर करो। और अगर तुम ऐसी ही खौफनाक कहानियां फिर से सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगली शुरू होती है।